हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में एक ब्रीफ लेक्चर लेंगे। इसमें हम एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं जाएंगे, हर एक डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे और उस तरह से हम अलग अलग लेक्चर्स में करेंगे। बट ब्रीफली बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या फिर इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और ब्रीफली उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकें या फिर कौन से स्टेजेस पे क्या क्या हम उसको एडवाइस दे सकते हैं, इसके बारे में एक ब्रीफ लेक्चर लेंगे। ठीक है। अब ऐसा माना गया है कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड ये जो पीरियड रहता है यही एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को आगे जाके पूरा जैसे मोल्डिंग होता है ना, वैसे मोल्ड करता है। तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड ये पीरियड जो होता है वो एक पैटर्न डिटरमाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसा इन्फेंसी और चाइल्डहुड का पीरियड एक इंडिविजुअल का जाएगा, उस हिसाब से उसका बिहेवियर या फिर उसके इमोशंस है उसको रूप मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बच्चा का इन्फेंसी पीरियड है या फिर जो बचपन है वो कैसा गुजरा। उस गुजरने का जो एरिया रहेगा या फिर जो सराउंडिंग रहेगा, वो सराउंडिंग को इस तरह से हमें मॉडिफाई करना है कि बच्चे का जो एडल्टहुड का जो बिहेवियर रहेगा या फिर उसका जो इन कैरेक्टर्स रहेंगे वो हम प्रॉपर वे में ले जा सकें। तो ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ आ रहे हैं बिहेवियर में एडल्टहुड में, वो इश्यूज़ और वो प्रॉब्लम्स का जो हिस्ट्री अगर हम लेंगे तो उसका हिस्ट्री में इन्फेंसी और उसका चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा बच्चे का इन्फेंसी और चाइल्डहुड पीरियड जाएगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा उसका आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर। अब क्या होते हैं ये बिहेवियरल डिसऑर्डर, क्या होता है ये इमोशनल डिसऑर्डर, ये मतलब क्या है ये, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि होता क्या है। इसमें सबसे एजुकेशनल सिस्टम जो रहता है उस सिस्टम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको नोटिस करनी है। जैसे कि पहला, इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर्स। मतलब कि बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बच्चे को पढ़ाई करने में, या फिर जैसे कहते हैं ना पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही तुमसे, तो जो पढ़ाई करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर रीज़न है वो रीज़न इंटेलेक्चुअल, सेंसरी या हेल्थ फैक्टर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फर्स्ट फैक्टर है ये। दूसरा, inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers and teachers। इसका मतलब है पहला तो एक तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चे से जिसका आप कोई रीज़न नहीं दे सकते, वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहे हो। सेकेंड, बच्चा IPR नहीं मेंटेन कर पा रहा। IPR मतलब जो हम एक इंसान से दूसरे इंसान बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो चाहे इमोशनल रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप ये फॉर्म नहीं कर पा रहे, अपने फ्रेंड से रिलेशनशिप नहीं फॉर्म कर रहे, टीचर्स से नहीं कर सकते, सराउंडिंग से नहीं कर सकते, वो जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप ये फॉर्म नहीं कर पा रहे। देन इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर और फीलिंग्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, उसमें भी उनका जो बिहेवियर है वो इनअप्रोप्रिएट आ रहा है। मतलब कोई रीज़न आप नहीं ढूंढ पा रहे। एक सब लोग खेल रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं, अब एक बच्चा अचानक से उठ के नाचने लग रहा है। जो सीरियस प्ले कर रहे हैं बच्चे, लूडो खेल रहे हैं समझ लो, तो उसमें अगर वो जीता भी नहीं है या फिर गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देन टू हाइपर एक्साइटेबल को बिहेवियर दिखा रहा है। या फिर बच्चे कुछ खेल रहे हैं, एक बच्चा है सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है बट उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि उसको चांस नहीं मिला या फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो वो जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी इस तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करता है। देन इज जनरल परवेजिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। तो एक ऐसा मूड, डिप्रेशन मतलब लो मूड, बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो जो लो मूड है ये परवेजिव मतलब एक परसिस्टेंट मूड जा रहा है उसका। इवन दो उसका फेवरेट फूड बना है, इवन दो उसका फेवरेट टीवी चैनल लगा हुआ है या फिर टीवी कैरेक्टर टीवी में आ रहा है, देन टू बच्चे का जो मूड है वो लो ही रहेगा, तो डिप्रेस्ड ही रहेगा। तो ये परसिस्टेंटली ऐसा ही चल रहा है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ बीइंग कि अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ है, अभी उसको हैप्पी होना चाहिए या फिर ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है, परसिस्टेंटली लो मूड रह रहा है या फिर बच्चा डिप्रेस्ड रह रहा है। टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स और फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम्स।
तो ये जो फियर डेवलप होना किसी भी पर्सनल या फिर स्कूल प्रॉब्लम से बच्चे में फियर डेवलप होते होते इतना फियर है कि वो फोबिया के रूप में जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो भी बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर्स में आती है। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स ये कहते हैं कि ईच 1 in 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 बच्चों में एक बच्चा ये इमोशनल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का शिकार होता है। तो जो भी 5 बच्चे ले लो, समझ लो 5 में से एक बच्चे को तो ये डिसऑर्डर होगा ही, एनी वन ऑफ देम। तो एडल्टहुड में जाके डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बच्चों को, और इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जो कि वन पॉइंट ऑफ टाइम फैमिली लेवल पे निगलेक्ट होती है, देन स्कूल लेवल पे निगलेक्ट होती है, देन सोसाइटी लेवल पे निगलेक्ट होती है, और फिर जब वो एडोलेसेंस में एक अपना पर्टिकुलर रूप ले लेती है डिसऑर्डर का, तब वो सबके ध्यान में आती है। सो दिस इज द इंसिडेंस, द फैक्ट्स जो है वो इतना हाई है। Some disorders are more common than others and conditions range from mild to severe. तो कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ADHD या फिर ऑटिज्म, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो बाकियों के डिसऑर्डर्स से ज़्यादा हो रहे हैं, एंड कंडीशन भी सिवियरिटी की जो है वो मतलब कम है या फिर माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर, ऐसे उसकी वेरियस लेवल्स हैं। तो किसी बच्चे में माइल्ड सिम्टम्स पाए जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग माइल्ड ही चलते हैं, वो सीवियर फॉर्म में नहीं लेते, कुछ बच्चों में सीवियर फॉर्म्स आ जाते हैं उसके। तो ये जो लेवल्स हैं ये भी अलग अलग हैं। चाइल्ड ऑफन हैज़ मोर देन वन डिसऑर्डर, ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है या फिर बहुत ही नोटिस करने वाली है कि हम एक बच्चे को एक डिसऑर्डर है ऐसा टर्म कर देते हैं, ठीक है, बट ये एक फैक्ट है कि एक बच्चे में एक से ज़्यादा डिसऑर्डर पाए जा रहे हैं। सो इट इज़ ऑफन मतलब हर एक बच्चे में नहीं है, ऑफन मतलब ज़्यादा करके बच्चों में एक से ज़्यादा डिसऑर्डर पाए जाते हैं। हम एक के पीछे पड़ते हैं और दूसरा को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए कि एक अगर डिसऑर्डर है तो उसको इतना अच्छा इवैल्यूएट करो कि हाँ आपको दूसरा डिसऑर्डर भी उसमें नज़र आए। क्या रीजंस है ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के? क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजंस में बायोलॉजी में जेनेटिक्स आता है कि जेनेटिक में जैसे कि ADHD का माना गया है कि अगर फैमिली में किसी को ADHD की हिस्ट्री है तो वो फैमिली में ADHD की हिस्ट्री दूसरे बच्चे को भी होती है। सो जेनेटिक्स प्लेज अ रोल इन सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। दूसरा है केमिकल इम्बैलेंसेस इन द बॉडी। तो ये एक माना गया है कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर इस तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें केमिकल इम्बैलेंसेस पाया गया है ब्रेन में। तो ये जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, इस वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है, उस वजह से इन सब चीज़ों को लिंक किया गया है। डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी, मतलब CNS को कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से भी इस तरह के बिहेवियरल सिम्टम्स आपको आ सकते हैं या फिर बच्चे में आ सकते हैं। एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, एक्सपोजर टू वायलेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें नोटिस में लाना चाहिए कि कोई भी सिनारियो होता है जैसे कि कुछ भी हो गया घर में, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें वो सिनारियो वायलेंस में या फिर मारापीट हो गई, उसमें आपको ये तो पता चलता है कि किसको कितनी लग गई, किसका कितना नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का क्या नुकसान हो गया, ये सब हमें दिखाई देता है। हमें जो नहीं दिखाई देता है वो ये कि जो बाई स्टैंडर बच्चा है या फिर जो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है या वहाँ पे खड़ा है देख रहा है ये सब होते हुए, उसके मन में क्या हो रहा है या फिर उसके इमोशंस में क्या टर्मोइल आ रहे हैं, वो क्या सीख रहा है, उसको क्या इंटरप्रेट हो रहा है, ये चीज़ें बहुत निगलेक्ट होती है स्पेशली फैमिली लेवल पे। देन सोसाइटी लेवल पे भी होती है। समझ लो रोड पे किसी ने झगड़ा कर लिया या फिर एक्सीडेंट हो गया, सो एक्सीडेंट में जब झगड़ा करने लग जाते हैं तब वो इंसान जो झगड़ा कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि आपको झगड़ा करते हुए या फिर आपको इस तरह का वायलेंस करते हुए कोई बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये फैमिली लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए कि फैमिली में भी जब इस तरह का वायलेंस या फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस आ गए तो वो सिचुएशन होल्ड कर सकती है फॉर टाइम बीइंग, जब तक वो बच्चा आप एक सेफ जगह पे उस बच्चे को ले जाओ ताकि बच्चा उस चीज़ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट ना करे। हो सकता है कि कल को वो वायलेंस या फिर सिचुएशन हुई थी वो आपके हिसाब से, एडल्ट के हिसाब से, क्योंकि उनका मैच्योरिटी, उनका वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच्योर्ड होता है, अलग होता है, सो वो कोप अप कर जाते हैं उनको। बट जो बाई स्टैंडर बच्चा है वो उसको कोप अप नहीं कर पाता और फिर उस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन इज एक्सट्रीम स्ट्रेस, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, फॉर एग्जांपल मार्क्स के लिए
कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, उसको देखो उसके कितने अच्छे आ रहे हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आजकल बहुत चल रहा है, उसको हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करने की सिचुएशंस हो जाती है। होमवर्क करो, खेलने नहीं जाता है इतने अच्छे से क्योंकि उसको होमवर्क का लोड ज़्यादा है। तो ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इस तरह की ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी इमोशनल या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को लीड करती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये एक चीज़ है, ये इफ़ेक्ट तो सबको करती है, बट बच्चों का जो मोल्डिंग पीरियड है उसमें ये बहुत ही बोलते हैं नाजुक दौर होता है, जब उसकी लाइफ से कोई एक पर्सन चला जाता है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा उसको किस हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, उसके आगे के लाइफ पीरियड है या फिर उसका ग्रोइंग एज है, उसमें उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इम्प्लीमेंट या फिर उसको इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैमिली। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मोल्ड द बिहेवियर पार्ट या फिर मोल्ड अ पर्सन्स इंडिविजुअलिटी। तो उसके लिए फैमिली इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? बिकॉज द रिलेशनशिप children have with their parents, particularly during the early years, is critical to the way they learn to act. मतलब learn to act मतलब कि किस तरह से बिहेव करना है, ये बच्चे हमारे बड़ों से ही सीखते हैं, माँ बाप से ही सीखते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जब बच्चे किस तरह से एक्ट करना है, फिर एक्शंस किस हिसाब से लेने हैं, वो सीखते हैं। Interactions between parents and their child influences the child's opinions, behavior and emotions. तो ये जो बच्चे के ओपिनियन, बिहेवियर और बच्चे के इमोशंस, ये बच्चा अपने पेरेंट्स और उनके बीच में हुए इंटरेक्शन से ही सीखता है। जैसे कि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है अपने पेरेंट्स से, किसी भी पेरेंट्स से, समझ लो अपने फादर से क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर फादर थका हुआ है या फिर फादर की आदत ही हो गई कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फादर उसको चिल्ला देते हैं, क्या है, क्यों पूछ रहे हो, है ना। इस तरह का अगर रिएक्शन आया तो ये रिएक्शन जो है ये उनके इमोशंस में इनकलकेट हो जाके उनके बिहेवियर पैटर्न में आ जाता है कि वो भी यही सीखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको गुस्सा करना है, ठीक है। या फिर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूँ तो मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू दिस फैमिली। इस तरह की जो इंटरप्रिटेशन बच्चे ले लेते हैं वो एक पेरेंट टू पेरेंट इंटरेक्शन के उससे बहुत इफेक्ट होता है। वन फैक्टर एसोसिएटेड विद इमोशनल प्रॉब्लम्स इज चाइल्ड अब्यूज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड अब्यूज़, जो कि आज के सिनारियो में या फिर टुडे सिनारियो में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा है। चाइल्ड अब्यूज़ के परसेंटेजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अभी उससे बच्चों में क्या इफेक्ट होगा वो अभी समझ पाना इतना मुश्किल है। तो अब सोचो कि यही बच्चे जब वो एडल्ट में जो यूथ होगा उसमें मैक्सिमम बच्चे यही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड अब्यूज़ इस सिनारियो में या फिर इस अभी बोलते हैं जैसे कि अभी ये फेज़ चल रहा है, इस फेज़ में मैक्सिमम चाइल्ड अब्यूज़ इस जनरेशन में हो रहे हैं। तो ये जनरेशन यूथ जनरेशन में कन्वर्ट होगा, यूथ जनरेशन के बाद में एडल्ट में होगा, एडल्ट के बाद में जो बच्चे आ रहे हैं वो यूथ में आएंगे। सो यूथ एंड एडल्ट वो जो इम्पॉर्टेंट जनरेशन है, दोनों जनरेशन का बिहेवियर चाइल्ड अब्यूज़ से मॉडिफाइड हुआ है। सो ये जो मॉडिफाइड बिहेवियर वो किस तरह का रूप लेगा, हमारी सोसाइटी कैसे होगी, वो बहुत ही ट्रबलसम होगा। सो चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है या फिर बहुत ही नाजुक चीज़ है जिसको काफ़ी नोटिस करना बहुत ज़रूरी है अभी। चाइल्ड अब्यूज़ पे रिजल्ट इन पुअर इम्पल्स कंट्रोल एंड पुअर सेल्फ कंसेप्ट। पुअर इम्पल्स कंट्रोल मतलब कि कोई भी इम्पल्स आए उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सीख होती है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये उसको सबसे पहले इफेक्ट करता है। सेल्फ कंसेप्ट्स मतलब खुद का जो वैल्यूएशन होता है वो बच्चे का बहुत पुअर हो जाता है। एग्रेशन एंड एंगर आर ऑफन नोटिस इन चिल्ड्रन हु हैव बीन एब्यूज्ड। तो ये जो बहुत ही बोलते हैं ना कि सबसे नेगेटिव बिहेवियर्स में आते हैं बच्चों की एग्रेशन एंड एंगर। बच्चों में एग्रेशन और एंगर आना बहुत ही नेगेटिव इमोशन है कि बच्चे हमेशा माने जाते हैं खुश रहने, कि बच्चा जो देखोगे आप हमेशा बच्चा खुश रहता है, अपने में मगन रहता है, ये बच्चे का बेसिक इमोशन है। तो एग्रेशन और एंगर बच्चे में बेसिक इमोशन होना ये कितना बुरा है ये इसी से पता चलता है। तो चाइल्ड अब्यूज़ जो है ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर बहुत ही शर्मनाक पॉइंट है जो कि आगे जाके एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसी तरह से मॉडिफाई करता है जिसमें बच्चे का एग्रेशन और एंगर वाला जो इमोशन है वो बहुत सुप्रीम पे आ जाता है।
अब ये सारे रीजंस हमने देखे या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्यों होता है ये हमने देखे, तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स या फिर किस टाइप के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या फिर बिहेवियरल सिम्टम्स हमें आगे जाके दिखाई देंगे। तो अभी हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पे नहीं जाएंगे या फिर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स को ब्रीफली हम नहीं पढ़ेंगे, हम उनके बारे में इन शॉर्ट जानेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, और एक शॉर्ट नोट जैसा बोलते हैं ना कि शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि क्या क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि एक्सप्लेनेटरी क्या होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, ये वाइड वैरायटी है, सारे कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हम कवर करें। अब क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन्फेंसी में, जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे डिसऑर्डर्स को लेटर ऑन देंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम या फिर आप डिफ़िकल्टी देख सकते हो, दैट इज़ रेजिस्टेंस टू फीडिंग और इम्पेयर्ड एपेटाइट। इन्फेंसी हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे इनको, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड देन एडल्टहुड। इन्फेंसी में क्या डिफ़िकल्टी होती है, सबसे पहले डिफ़िकल्टी जो मदर फेस करती है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू फीडिंग। काफ़ी मदर्स आके कंप्लेन करेंगी कि बच्चे को कितना भी मैं कोशिश कर लूँ बच्चा दूध ही नहीं पीने को करता है, ये सो ऑब्स्टिनेट। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, मदर और चाइल्ड का बॉन्ड नहीं बन पाया, दैट्स वाई ये रेजिस्टेंस आ रहा है। रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, ये एक रीज़न है। सो रेजिस्टेंस टू फीडिंग और इम्पेयर्ड एपेटाइट ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो कि इन्फेंसी में आता है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल कोलिक। काफ़ी बच्चे या फिर काफ़ी मदर्स आपको कंप्लेन करें कि बच्चा पूरी रात रोता रहता है या फिर उसका पेट हमेशा कड़क ही रहता है, ये एब्डोमिनल कोलिक जिसको कहते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस के रूप में आता है, बट दिस इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम कि बच्चे को कोलिक आना विदाउट एनी रीज़न, फिजिकल कोई रीज़न नहीं आपको पता चल रहा है, फीड अच्छे से हो रहा है, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, बट देन टू बच्चा पूरी रात रोता है, ठीक है, तो आप डायग्नोस लगाओ कि बच्चे को शायद पेट में दुख रहा होगा। सो एब्डोमिनल कोलिक एक प्रॉब्लम है या फिर एक बिहेवियरल प्रॉब्लम में आएगा, जिसमें बच्चा जो है वो इतना इरिटेबल है कि वो बच्चा पूरी रात रोता है या फिर उसको सोने ही नहीं सोने का जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है मदर को वो रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा। दिस अगेन लीड्स टू वन लूप होल कि यहाँ पे मदर फिटस जो बॉन्ड है या फिर मैटरनल जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड ठीक से फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी और सेपरेशन एंजाइटी ये हर एक बच्चे में एक नॉर्मल रूटीन कहोगे ना, हर बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी आता है। सो इट इज़ अराउंड 7 to 9 months जब बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी आता है, देन इट गोज ऑफ। तो ये स्ट्रेंजर एंजाइटी रह जाए, दैट इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी आने का क्या रीज़न होता है कि बच्चे को अब समझ में आ रहा है कि ये अपने हैं और ये पराए हैं, तो बच्चे में उतना कॉन्फिडेंस होना कि आई कैन सर्वाइव और आई कैन हैंडल दी स्ट्रेंजर्स। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चे में तब आएगा जब एक बच्चे को वो फेथ अपने केयर गिवर पे होगा। तो जितना फेथ होगा वो उतना ही फेथ आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। एक फेस सब में आएगा बट वो फेस बहुत ही ट्रांजिएंट होगा और वो चला जाएगा, बट वो ट्रांजिएंट ना हो और वो रह जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो आगे जाके एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको बहुत बढ़ावा देती है। सो दीज आर दी मेजर प्रॉब्लम्स इन इन्फेंसी, जिसमें कि हमने रेजिस्टेंट टू फीडिंग या फिर इम्पेयर्ड फीडिंग के बारे में देखा, एब्डोमिनल कोलिक जिसमें बच्चा पूरी रात रोगा, इरिटेबल होगा, बच्चे को पेट की शिकायत या फिर उसको एब्डोमिनल टेंडरनेस या फिर हार्डनेस की शिकायत हमेशा रहेगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर एंजाइटी, जिसमें सेपरेशन एंजाइटी होती है, जब बच्चे को माँ से दूर होने का डर लगता है कि जो स्ट्रेंजर है वो मुझे अपने से दूर लेके जाएगा। सो ये जो कॉन्फिडेंस वाला इशू है ये भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, जो ट्रांजिएंट फेस में अगर इसका सॉल्यूशन जो है प्रॉपर नहीं हुआ या फिर जो फेथ डेवलप होना चाहिए था, वो फेथ ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो अब हम आगे चाइल्डहुड की तरफ बढ़ेंगे। चाइल्डहुड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप लिस्ट दे सकते हो, उसके आगे भी लिस्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक चाइल्डहुड पीरियड में। सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द चाइल्डहुड पार्ट, ठीक है। तो चाइल्डहुड पार्ट में सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेम्पर टेंट्रम से। टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं? टेम्पर टेंट्रम्स वो होते हैं जहाँ को, जैसे नाम समझ रहा है, टेम्पर टेंट्रम्स, टेम्पर मतलब गुस्सा, ठीक है, एंड टेंट्रम्स मतलब उस गुस्से में आने वाले एक्शंस या फिर रिएक्शंस जो थ्रो करते हैं, दैट इज़ टेम्पर टेंट्रम्स। टेम्पर टेंट्रम्स ये इस तरह से दर्शाते हैं बच्चे, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें कि बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, ठीक है,
अगर मदर ने वो खिलौना नहीं दिलाया ड्यू टू मेनी रीजंस, पैसे नहीं थे और मदर को बच्चे को ओवरटली पैम्पर नहीं करना है या फिर बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, इस तरह की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में बच्चा जो अगर टेम्पर टेंट्रम्स है तो बच्चा जो है कि वो उस सराउंडिंग को नहीं देखेगा कि वो कहाँ है, वो बाज़ार में है या घर में है, वो सराउंडिंग नहीं देखेगा एंड ही विल क्राई इंसेसेंटली, इतना ज़ोर से क्राई करेगा। अगर उसकी क्राई से बात नहीं बनी देन बच्चा लेट जाएगा, ठीक है, और लेट के रोएगा, लोटापोट करेगा वहाँ पे। तो वो जो सिचुएशन है वो मदर के लिए बहुत एम्बेरेसिंग होती है, ठीक है, या फिर वो जो उसका केयर गिवर है या फिर उसके साथ जो चल रहा है उसके लिए बहुत एम्बेरेसिंग है। और ये एम्बेरसमेंट का फ़ायदा वो बच्चा उठाता है कि कितना एम्बेरसमेंट हो, जितना हद एम्बेरसमेंट कर सकता है उतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट करेगा बच्चा, ताकि उसको उसकी जो चीज़ है वो मिल जाए। सो यहाँ पे तो ऐसा हो गया ना कि अगर बच्चे को चीज़ दिला दी तो प्रॉब्लम कि उसकी ज़िद पूरी होगी, ना दिलाए तो वो आपको इतना ज़्यादा एम्बेरस कर रहा है या फिर वहाँ पे इतना टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है या फिर चिल्ला रहा है, इतना एग्रेसिव हो रहा है कि बाकी लोग आपको एम्बेरस कर रहे हैं कि देखो बच्चा कितना रो रहा है। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आपने बच्चे को खिलौना दे दिया, ये एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया बच्चे के लिए कि बच्चे को खिलौना दे दिया एंड देन ही विल रियलाइज कि कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए अगर नहीं मिली तो मैं इस तरह के एक्शंस करूँगा एंड द साइकिल गोज ऑन। तो जब भी बच्चे को कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए रहेगी और उसको ना मिली तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें बच्चा एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखता है कि बच्चा कौन से सराउंडिंग में है, घर पे है या बाहर है। स्पेशली अगर ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करेगा, चीज़ें इधर उधर फेंकना, इंपॉर्टेंट चीज़ें फेंकना, घड़ी की हुई अगर कपड़े हैं तो उनको उठा के फेंकना, किचन का सामान फेंकना, रिमोट फेंकना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये टेम्पर टेंट्रम्स में आती है। टेम्पर टेंट्रम्स अगर कंट्रोल किया जाए इन्फेंसी चाइल्डहुड में ही तो मतलब उसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली हो जाए देन इट्स ओके। बट अगर ये रह जाए तो ये टेम्पर टेंट्रम्स एडल्टहुड तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये एक बिहेवियर में आ जाते हैं बच्चे के। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहेवियर जो कि आपको बच्चे में ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें वो जो साइकिल है वो ब्रेक करनी है। सो यहाँ पे बच्चे को गुस्सा करना, चिल्लाना, डांटना, मारना, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि जितना ज़्यादा डांटोगे, जितना ज़्यादा मारोगे उसका इंटेंसिटी उतना बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करोगे तभी भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। सो उन दोनों का मिड वे आपको ढूंढना है। आपको बच्चे को वो चीज़ रियलाइज़ करवा के देनी है कि वो कितना भी कुछ कर ले, उसको अगर वो चीज़ चाहिए तो उसको उस चीज़ के काबिल बनना होगा, या फिर ही हैव टू बी एबल टू बी वर्थ ऑफ दैट थिंग। दिस इज़ नॉट द वे टू बी वर्थ। मतलब इस तरह के एक्शंस करके तो आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, बट आपको चीज़ मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी ही नहीं। तो वहाँ पे मारना, डांटना, चिल्लाना इज़ नॉट दी ऑप्शन। ऑप्शन है बच्चे को समझाना। सो ये जो समझाने का प्रोसीजर है ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे केयर गिवर या फिर नर्सिंग स्टाफ को इंटरवीन करना बहुत बार पड़ जाता है, क्योंकि मदर इस तरह के प्रॉब्लम्स लेके या फिर पेरेंट जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स लेके काफ़ी टाइम आते हैं कि बच्चा इस तरह से एग्रेसिव हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो टेम्पर टेंट्रम्स है, ये टेम्पर टेंट्रम्स आगे जाके ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स तक भी बढ़ सकती है, जो कि हमारा नेक्स्ट है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल भी एक एंगर का एक्सप्रेशन है। इसमें बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि अपनी सांस रुके तक रोता है, मतलब उसकी सांस रुक जाती है रोते रोते। एंड देन एक मोमेंट ऐसा आता है कि बच्चा ना तो इनहेल कर रहा है ना एक्सहेल कर रहा है। वो बहुत ही फियरफुल सिचुएशन हो जाती है एक मदर के लिए या फिर एक केयर गिवर के लिए, जब बच्चा रोते रोते उसके सांस ही रुक गई तो वो पूरा लाल हो जाता है। देन वो बेबी जो है उसका फेस ब्लू होने लगता है, साइनोज, बिकॉज ना तो इनहेल कर रहा है ना एक्सहेल कर रहा है। एक स्टैटिक पीरियड आ जाता है, तो रोना तो बंद हो जाता है, बट वो इतना ज़्यादा रो के उसका ब्रीथ जो है या फिर सांस जो लेने का प्रक्रिया है वो बंद कर देता है। देन एक स्टिमुलाई देना पड़ता है जब बच्चा वापस ब्रीथ करने लगता है। सो ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बिहेवियर प्रॉब्लम भी इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इशू कि उसको अगर कुछ चाहिए, उसकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है, देन दी बच्चा स्टार्ट्स क्राइंग, और वो रोते रोते इतना ज़्यादा रोने लगता है कि उसकी जो सांस है वो रुकने लग जाती है। एंड देन दिस बिकम्स अ बिहेवियर। इनिशियली ये बिहेवियर में नहीं होता है, इनिशियली तो ज़्यादा रोने की वजह से ही हो जाता है। देन बट द बेबी अंडरस्टैंड्स, या फिर जो चाइल्डहुड बच्चा है वो अंडरस्टैंड्स कि अब मेरा जो इंटेंसिटी है वो इतना लेवल तक पहुँचेगा, पीक तक पहुँचेगा, देन ओनली मुझे मेरी
चीज़ मिलेगी या फिर मुझे मेरा डिमांड्स जो है वो फुलफिल होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो एन बिहेवियर प्रॉब्लम विच इज़ वेरी इमोशनली वेरी वीक फॉर दी केयर गिवर, कि यहाँ पे जो केयर गिवर है या फिर जो मदर है या फिर पेरेंट्स है वो ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं कि करे तो मरे और ना करे तो और ज़्यादा मरे। इस टाइप के सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थम सकिंग, थम सकिंग इज़ ऑल्सो एन बिहेवियरल डिसऑर्डर, जहाँ की बच्चे की जो सटाइटी है या फिर जो उसका लेवल है सेटिस्फाई होने का, वो सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से बच्चे एंशियस हो जाते हैं, या फिर जो बच्चा जो ट्रस्ट डेवलप कर पाता है वो ट्रस्ट नहीं डेवलप करता है, एंड देन बच्चा स्टार्ट्स थम सकिंग। तो ये जो है ये ओरल फेज से रिलेटेड है, जैसे कि हम फ्रॉइड में पढ़ते हैं थम सकिंग। तो इस पे बच्चा थम को सक करने लग जाता है एंड देन इट बिकम्स अ बिहेवियर। इनिशियली तो बच्चे के लिए एक सपोर्ट रहता है, वो पैसिफायर जैसे कह सकते हैं, एंड देन स्लोली ये चीज़ बिहेवियर में इनकलकेट हो जाती है। बिहेवियर में इस तरह से इनकलकेट हो जाती है कि थम सकिंग जो है वो बच्चा पब्लिकली भी करने लगता है। स्टार्ट होता है इनिशियली पैसिफायर से, जब बच्चा सो रहा है तब बच्चा थोड़ा बहुत थम सक कर ले, या फिर बच्चा अकेला है तो बच्चे ने थम सक करना स्टार्ट कर लिया, या फिर वो जो इनिशियल फेज़ है जब बच्चा सोने ही वाला है तब बच्चे ने थम सक कर लिया। बट ये जो अंगूठा चूसने वाली आदत है वो बिहेवियर में कब मॉडिफाई हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। देन पब्लिकली बच्चा अंगूठा चूसने लग जाता है, इट बिकम्स अ बिहेवियर। तो अब एडल्टहुड में भी जब भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी एंजाइटी या फिर फियर जैसा कुछ महसूस होगा, दैन द थम सकिंग विल बी अ पैसिफायर फॉर हिम इन द एडल्टहुड ऑल्सो। सो थम सकिंग एक इशू बन सकता है अगर इसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए। नेल बाइटिंग ये भी एक नर्वसनेस से रिलेटेड या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। इसमें बच्चे जो हैं वो नेल्स को बाइट करने लग जाते हैं आउट ऑफ एंजाइटी और फियर। तो नाखून काटना या फिर नाखून खाना जब भी एंजाइटी हो, आप बहुत सारे एडल्ट्स को भी देखोगे जब कुछ जैसे कि समझ लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और इन्हीं लास्ट ओवर चल रहे हैं और इधर उधर कहीं भी जा सकता है मैच, तब वो एंजाइटी के मारे अपने नेल्स बाइट करने लग जाते हैं। तो दिस मोमेंट ऑफ एंजाइटी विच लीड्स टू नेल बाइटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो ये पब्लिकली नेल बाइट करना, आउट ऑफ इम्पल्स बाइट करना एक अलग चीज़ होती है, आउट ऑफ बिहेवियर ये नेल बाइट करने लग जाना, सो दैट इज ऑल्सो अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इन दिस क्राइटेरिया इज एन्यूरिसिस। एन्यूरिसिस और एंकोप्रेसिस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एन्यूरिसिस इज रिलेटेड टू यूरिन होल्डिंग, जब इनवॉलंटरी यूरिन हो जाता है, जिसमें बेड वेटिंग भी आगे जाके आता है। तो इसमें यूरिन पास हो जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द बेबी। अब ये विदाउट द नॉलेज ऑफ द बेबी बिहेवियर में कैसे चला गया? बिहेवियरल डिसऑर्डर में इसलिए कि एन्यूरिसिस में क्या होता है कि यूरिन का अर्ज समझ में आ रहा है बच्चे को, ठीक है, कंट्रोल है बच्चे में, कंट्रोल कर सकता है, बट वो जो कंट्रोल का जो पॉइंट है, वो कंट्रोल के पॉइंट या फिर लिमिट से वो बच्चा जानबूझ के बाहर निकलता है या फिर ओवरटली कंट्रोल करता है कि अर्ज आ रही है, यूरिन जाना है, ही नोज, बेबी को पता है कि इसको यूरिन जाके इसको यूरिन पास करनी है, टॉयलेट में जाना है, बट बच्चा अपने खेल में इतना मग्न है या फिर उसको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर बच्चे को आदत पड़ जाती है कि उसका एकदम एंड पॉइंट आए यूरिनेशन का, तब तक उसको होल्ड ऑन करता है। देन फिर वो पॉइंट आता है कि अब तो निकलने ही वाली है, देन द बेबी रशेस टू दी टॉयलेट। वो रशिंग का टाइम होता है, तो रशिंग के टाइम में इन बिटवीन कहीं पे बच्चे को यूरिन निकल जाती है, दैट इज एन्यूरिसिस। देन स्लोली धीरे धीरे एक बिहेवियर पैटर्न में चली जाती है कि बच्चे के बिहेवियर में ही आ गया कि यूरिन का इम्पल्स आए तो भी वो जाएगा नहीं, होल्ड ऑन करेगा अंटिल उसका एकदम पीक आए कि अब यूरिन निकलने ही वाली है, देन ही रशेस। तो वो क्या होता है, वो एकदम वीक मूवमेंट होता है, वीक मूवमेंट में उसकी यूरिन पास आउट हो जाती है अगर वो वहाँ तक ना पहुँचा। ये एपिसोड्स जो है वो इतने ज़्यादा होने लगते हैं धीरे धीरे कि उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर में ये चले जाते हैं। एंड एंकोपरेसिस, इसमें सिमिलर सिचुएशन होती है, बट यहाँ पे बच्चा अपने स्टूल्स को होल्ड ऑन कर रहा है या रेक्टम में स्टूल्स को होल्ड ऑन कर रहा है। तो रेक्टम में पाइलअप हो जाते हैं स्टूल्स, और पाइलअप होने के बाद में वो जो अर्ज आती है वो अर्ज को बच्चा निग्लेक्ट करता है एंड देन वो उसको होल्ड ऑन करता है कि अभी नहीं जाना है उसको, क्योंकि ही इज़ बिजी इन सम अदर वर्क। तो उसको वो वर्क छोड़ के स्टूल्स पास करने या फिर बाथरूम में नहीं जाना है टॉयलेट के लिए या फिर स्टूल्स पास करने के लिए। एन्यूरिसिस में यूरिन पास हो रहा था, एंकोपेरेसिस में स्टूल पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूल
जो है वो इतने पॉइंट पे या फिर रेक्टम इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि लीक या फिर इनवॉलंटरी स्टूल्स पास हो जाते हैं बच्चे को, तो वो टॉयलेट तक पहुँचे उसके पहले उसके पैंट्स खराब हो जाते हैं। सो दिस इज एंकोपेरेसिस। ये दोनों सिचुएशन में बच्चे को अर्ज आ रही है, उनको पता चल रहा है कि उनको यूरिन या फिर स्टूल्स पास करने जाना है, ठीक है, फीसेस जो है उसको पास करने जाना है, अर्ज आ रही है, उनको स्टिमुलस भी आ रहा है, बट देन टू उनको होल्ड ऑन करना है बिकॉज उनको वो काम से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम लग रहा है अपना वाला। ये एक बिहेवियर पैटर्न में चला जाता है, वो हर बार ही ऐसा कर रहा है, एक बार हो गया ठीक है चलो, 2 बार हो गया ठीक है चलो, बट देन टू ये हर बार हो रहा है। सो दैट हर बार जो होने का प्रक्रिया होता है दैट गोज इन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसके सॉल्यूशन में जैसे कि हमने टेंडर टेंट्रम्स में भी देखा, ब्रेथ होल्डिंग स्पाज्म में भी देखा कि एंगर इश्यूज है उनको हमें उस हिसाब से ट्रीट करने हैं या उस हिसाब से हैंडल करना है बच्चे को। इसमें जो है इसमें बच्चे को एंगर इश्यूज ज़्यादा नहीं है, इसमें एंजाइटी इश्यूज भी नहीं है जैसे कि हमने नेल बाइटिंग में देखा या थंब सकिंग में देखा। यहाँ पे बच्चे को एक बिहेवियर में ऐसा है कि बच्चे को अपना काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो वो जो हाइजीन मेंटेन करना या फिर सोशल ऑर्डर या फिर सोसाइटी में क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग वाली जो बात होती है वहाँ पे हमें बच्चे को उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़, ठीक है। इसमें बच्चे को शेम का जो पार्ट होता है ना कि शीशी तुमने ये क्या किया, अपने पैंट्स गीले कर दी, ये जो शेम वाली होती है ना, शेम नहीं लाना, बच्चे को डांटना नहीं है, बट बच्चे को उसकी चीज़ की इम्पोर्टेंस किस तरह से, क्या इम्पोर्टेंस है आपको ये हाइजीन मेंटेन करने की या फिर जो ये नेचर्स कॉल है उसको अटेंड करने का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस समझा के देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन का या फिर ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन मेक द बेबी या फिर चाइल्ड बिलीव बाई एंगर, बाय बीइंग एंग्री ऑन हिम और बाय बीइंग शाउटिंग ऑन हिम। तो ये जो चीज़ें होती हैं जब चिल्लाते हैं या फिर उसको शेम इस तरह से बोलते हैं, ये चीज़ें इसके अगेंस्ट ही जाएगी। इससे ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको डिसिप्लिन सिखाइए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। सो डिसिप्लिन एंड एक्सप्लेनेशन विद लव एंड केयर, दिस इज दी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओवर हियर। चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट आता है जियोफेजिया और पाइका। जियोफेजिया और पाइका में बच्चा जो है अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने लग जाता है। अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने लग जाता है मतलब कि मट्टी खाएगा, कोई चौक खाएगा या फिर जो दीवार का चूना है वो निकाल के वो खाएगा। सो ये जो अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खानी है, जैसे कोई बच्चे ना कच्चा धान खाते हैं, जैसे कच्चा चावल खाना, कच्चा गेहूँ खाना, ये सब चीज़ें ना ये पाइका कहलाती है, फिर जियोफेजिया कहती है। इसमें भी बच्चे को इम्पल्स आती है कि वो कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सो ये जो पाइका है ये भी बिहेवियरल डिसऑर्डर में जाता है बिकॉज पाइका इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम रीज़न। यहाँ पे रीजंस भी होते हैं जैसे कि एनीमिया है या फिर वर्म इन्फेस्टेशन है जहाँ पे कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो रही है या फिर सम अदर डिफिशिएंसी जिस वजह से बच्चे को वो और जा रही है कि वो चूना या चौक इस टाइप की चीज़ें खाएं क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। सो ये चीज़ें रूल आउट करनी है पहले एंड देन पाइका एज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम हमें ट्रीट करना है। सो इसमें भी हमें लव एंड केयर के साथ एक्सप्लेनेटरी एंड डिसिप्लिन फॉलो करना वो एक चीज़ आती है। बच्चों का न्यूट्रिशन तो हमें ठीक करना ही है, दैट इज़ वन फैक्ट, बट देन टू ये जो बिहेवियर में आ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले रूल आउट कर रहे हैं, तो ये जो बिहेवियर में आ रहा है इस बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, दैट हैज़ टू बी मेन फोकस कि अब बच्चे को किस तरह से समझाना है कि ये चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है या फिर इट इज़ नॉट गुड, उसको सब्स्टिट्यूट दो। जैसे कि अगर बच्चा चॉक ज़्यादा खा रहा है तो बच्चे को सब्स्टिट्यूट ऐसी कैंडी दो जिसमें मिल्क या फिर कैल्शियम कैंडी होती है, तो इस तरह की सब्स्टिट्यूट दो या सिमिलर टेस्ट वाली कोई चीज़, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा मट्टी खा रहा है तो उसको वेफर्स जो हैं उसको चूरा बना के दो ताकि उसको जो क्रैंकी फील आ रही है वो आए। तो किसी तरह से उसकी हैबिट छुड़ानी है आपको, बट विद लव एंड केयर। डांटना वो सब चीज़ें सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे भी, एंगर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज टिक्स और हैबिट स्पाज्म। टिक्स का क्या मतलब होता है? टिक्स में क्या होता है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट या फिर स्पाज्म ऑफ वन नर्व, जैसे कि कुछ को बात करते करते अपनी एक आई लिड है उसको ब्लिंक करने की आदत होती है, फिर बायलैटरली वो ब्लिंक करते हैं, मोस्टली यूनिलैटरली होता है ये टिक्स जो होता है।
या फिर बात करते करते अपना ईयर जो पिना है उसको रब करेंगे, या फिर उसका मूवमेंट होगा, या फिर कोई चिक का मूवमेंट हो रहा है बात करते करते, या फिर जो लिप का एंगल है वो एंगल जो है बात करते करते इस तरह से ऊपर जा रहा है, दैट इज़ अ स्पाज्म, अ मूवमेंट, उसमें वो इनवॉलंटरी इन्वॉल्व हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें कि ये स्पाजम्स जो हैं, जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्पाजम्स बढ़ेंगे। सो दिस डजंट हैव एनी रिलेशन विद द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब वो पहले रूल आउट करनी है हमें कि कोई सीएनएस डैमेज या फिर ब्रेन डिसऑर्डर्स या फिर कोई इंजरी तो नहीं है। वो रूल आउट करने के बाद में हम इसे टर्म करेंगे कि एक हैबिट स्पाजम्स है। तो ये जो टिक्स हैं जिसपे एक कोई भी नर्व का इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है जब आप कोई दूसरी चीज़ कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो, जैसे जैसे नर्वसनेस का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये टिक्स या फिर हैबिट स्पाज्म जो हैं ये भी बढ़ते हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स इन बिहेवियरल डिसऑर्डर। स्पीच प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी स्पीच प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग है। स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग में हकलाना, जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हो हकलाता है, तो एक जो वर्ड होता है उसको प्रोनाउंस करने का बीच का गैप जो होता है, जैसे कि कल, तो ये जो टाइम गैप आया कल बोलने के बीच में, दैट इज स्टैमरिंग। अनदर इज क्लटरिंग। क्लटरिंग में बच्चा इतना फास्ट बोलता है या फिर एक वर्ड के बीच का जो गैप है या फिर जो स्पेस देनी चाहिए वो स्पेस देना भूल जाता है। सो द बेबी या फिर द चाइल्ड इज सो फास्ट इन टॉकिंग, या फिर उसको इतनी जल्दी, वो बोलते हैं ना उगल देनी हर चीज़ें, इतनी जल्दी उगल देता है कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच का गैप नहीं रहता। तो रिजल्ट क्या होता है कि सारे जो वर्ड्स हैं वो एक के ऊपर एक टम्बल हो गए। तो जो एंड रिजल्ट आता है वो आपके समझ में या फिर जो लिसनर है उसके समझ में नहीं आता। दैट इज क्लटरिंग, व्हेन एक के ऊपर एक वर्ड जम्बल अप हो रहे हैं जब बच्चा बोल रहा है। सो वो जो सेंटेंस है दैट इज नॉट क्लियर। वो अपने में सारा सब कुछ सही बोला उसने, बट वो जो स्पेसिंग नहीं देने की वजह से एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड जम्बल अप कर लिया, दैट इज क्लटरिंग। डिलेड स्पीच, जिसमें स्पीच डिले होती है, बच्चे का जो स्पीच माइलस्टोन्स है वो डिले होता है, लाइक बाई 18 मंथ्स बच्चा 2 वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, सो दैट इज डिलेड स्पीच। डिसलेलिया इज ऑल्सो जैसे कि एक किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जैसे कि क को श से सब्स्टिट्यूट करना, र को ल से सब्स्टिट्यूट करना। तो जहाँ पे र वाले वर्ड्स आएंगे जैसे टमाटर, तो उसको वो बोलेगा टमालल, सो र नहीं बोला उसने, ठीक है, टमाटर नहीं कहा, टमाटर ल कहा। सो ऐसे सब्स्टिट्यूट करना वर्ड्स को, सो दैट इज डिसलेलिया। जब एक वर्ड को जो जिसपे टंग मॉड्यूलेशन आता है ना, वो वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसमें टंग टाई हमें डिफ्रेंशिएट करनी होगी, बिकॉज टंग टाई इज अ फिजिकल बैरियर जहाँ की टंग मूव नहीं हो पा रही, इसलिए वो वर्ड का आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं आ रहा। सो इट इज़ अ बिहेवियर डिसऑर्डर और इट इज़ एन फिजिकल, वो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट इज स्लीप डिसऑर्डर्स, जब बच्चे को इंसोम्निया जैसी चीज़ें हो रही है या फिर एक्सेसिव स्लीप जैसी हो रही है, या फिर स्लीप में कोई डिस्टर्बेंसेस हो रही है, जैसे डीप स्लीप में है बच्चा एंड देन अचानक रोते हुए उठ रहा है, सो दीज आर स्लीप डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इन स्लीप डिसऑर्डर्स, जब स्लीप वॉकिंग हो सकती है, तो यहाँ पे बच्चा नींद में चल रहा है तो स्लीप वॉकिंग हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्लीप डिसऑर्डर। तो एक तो नींद नहीं आना, इंसोम्निया होना, या फिर एक्सेसिव स्लीप आना, या फिर स्लीप के या सोने के टाइम या नींद में चलना, ये भी एक बीमारी होती है या फिर एक स्लीप डिसऑर्डर में आती है। नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर में आती है कि नींद में बोलना, तो ये भी बोलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ स्लीप डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज स्लीप, नींद में बोलने के अलावा बच्चा चिल्लाता है, रोता है नींद में अचानक से, दैट इज ऑल्सो अ स्लीप डिसऑर्डर। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो होंगे वो स्लीप डिसऑर्डर्स में आएंगे। स्कूल फोबिया, स्कूल फोबिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें बच्चे को किसी टीचर से या फिर किसी सब्जेक्ट से डर लगने लग जाता है ड्यू टू या तो कम मार्क्स आए या फिर उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक सब्जेक्ट या फिर एक टीचर से इतना डरने लग जाता है कि वो स्कूल जाने से ही डरने लग जाता है। सो बच्चे बहाने ढूंढते हैं स्कूल न जाने के, तो या तो बच्चे कोई बीमारी का बहाना लगाएंगे, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कुछ एक बच्चे घर से तो निकल जाएंगे पेरेंटल प्रेशर की वजह से, बट देन वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते, वो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, अपना टिफ़िन खाएंगे, स्कूल छूटने के टाइम पे घर पे वापस आ जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज इज स्कूल फोबिया, जब स्कूल का डर इतना हावी हो जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। तो अगर बच्चा
नहीं जाना चाहता तो या तो वो बोल देगा या वो इस तरह की हरकतें करेगा, या फिर बच्चा जो है वो जानबूझ के इतना लेट तैयार होगा या फिर टॉयलेट सीट पे बैठ जाएगा, है ना, टॉयलेट आ रही है ऐसा बोलेगा, एंड देन जब बस का टाइम निकलने का हो जाएगा या फिर वो टाइम चला जाएगा स्कूल जाने का, तब वो बाहर निकल के आएगा, या फिर स्कूल बस आने का टाइम है तभी बोल रहेगा कि मेरे को पॉटी पे जाना है। सो ये सारे जो एक्सक्यूजेस बच्चा बनाता है, इसके पीछे स्कूल फोबिया हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो वी हैव टू इसमें और ज़्यादा अंदर तक जाना है और पूछना है या फिर इंक्वायर करना है कि क्या रीज़न है स्कूल फोबिया का, क्योंकि वो रीज़न जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये फोबिया सॉल्व नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। देन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, इसमें अटेंशन डेफिसिट होता है, अटेंशन प्रॉपरली नहीं दे पाता। इसमें ADHD आते हैं जिसमें कि अटेंशन डेफिसिट होने के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी भी होता है। सो दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स ऑल्सो कम इन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में। एडोलेसेंस में क्या क्या मेजर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं? एडोलेसेंस में आ सकता है मास्टरबेशन, जो कि मास्टरबेशन इज नॉर्मल। अगर आप सोचोगे कि मास्टरबेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना, यस मास्टरबेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना, पर मास्टरबेशन एक एक्ट बन जाना जो कि बिहेवियर में आना रिपीटेडली, एंड एक इम्पल्स जो कि अर्ज जो कि कंट्रोल ना हो पाए, इस तरह की सिचुएशंस अगर आ जाए तो मास्टरबेशन एडोलेसेंस में एक बिहेवियरल प्रॉब्लम का रूप ले सकता है। नेक्स्ट इज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी मतलब कि बच्चे जो कि कुछ एंटी सोशल एक्ट्स करते हैं। एंटी सोशल एक्ट्स मतलब चोरी करना या फिर किसी को हर्ट करना, फिजिकली हर्ट करना, वायलेंस वाले ये जो चीज़ें होती है, जो कि सोशल नॉर्म्स ना फॉलो करना, डिसिप्लिन ना फॉलो करना, ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज में आती है। तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, ये चीज़ जानना आपको कि ये चीज़ें जो होती है ये छोटी मोटी चोरी करने से स्टार्ट होती है, क्राइम्स तक पहुंच जाती है। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू रेप एंड मर्डर जैसी चीज़ें। बट क्योंकि बच्चा नाबालिग है या फिर ही इज़ लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, इन सम कंट्रीज 16 ईयर्स इज़ द क्राइटेरिया, सम कंट्रीज 21। तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज है जिसमें हम 18 ईयर्स से कम का मानते हैं उनको। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है नीड से, देन वो नीड जो अर्ज होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, एंड देन वो चीज़ चुरा ही लेना या फिर वो चीज़ कर ही देना। सो ये जो अर्ज को ना कंट्रोल कर पाना, इसकी वजह से ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज होते हैं जो क्राइम का रूप भी ले सकते हैं। अब अगर क्राइम हो गया तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज का जो एंड रिजल्ट है, तो उसमें बच्चे को आप उसको उस क्राइम को जो है वो लॉ में फिट करने की नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा अपने लॉ में है कि जो बच्चा अगर 18 साल से नीचे है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो दैट गोज इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जहाँ की स्पेशल सेल्स होते हैं या फिर स्पेशल सेंटर्स होते हैं जहाँ बच्चों को इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर ट्रेनिंग दी जाती है, कंसोल किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, जहाँ की ये जो उनका बिहेवियर है उसको मॉडिफाई कर सके। तो ऐसा मानना है कि जो बच्चे हैं वो क्राइम अगर करें तो इंटेंसफुल नहीं कर रहे, इट इज़ आउट ऑफ इम्पल्स। तो वो इम्पल्स क्यों आया? बिकॉज ऑफ सम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन देयर या फिर सम प्रॉब्लम्स इन देयर चाइल्डहुड और इन्फेंसी। सो उसको उस रीज़न तक पहुंचना एंड देन उस सिचुएशन को समझना और फिर उस हिसाब से बच्चे को ट्रेन करना या फिर उसका काउंसलिंग करना, ये इसके एंड रिजल्ट में आता है। सो इट डजंट कम इन क्राइम, इट कम्स इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज। तो यहाँ पे इसको क्राइम नहीं माना जाता, उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी माना जाता है, जिसको इसको स्पेशल उनके सेल्स रहते हैं या फिर स्पेशल जगह रहती है जहाँ बच्चों को कुछ पीरियड के लिए रखा जाता है और उस हिसाब से उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है या फिर वहाँ पे उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है। सब्सटेंस अब्यूज ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच कि कोई चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ कर लेना कि वो उनके एडिक्शन में आ जाए, जैसे कि स्मोकिंग है या फिर कोई ड्रग्स का यूज़ करना, इलिसिट ड्रग्स जैसे होते हैं जैसे कि हीरोइन है, गांजा है, तो मेनी अदर LSD जैसे केमिकल्स जो है उनका यूज़ धीरे धीरे, पहले तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे इसको यूज़ करते हैं कि ये देखो कैसे स्मोक करते हैं, लेट्स अस सी कैसे ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कैसे पीते हैं। तो दैट इज़ अ सब्सटेंस इनिशियली आउट ऑफ एंजाइटी, क्योंकि बच्चा फुल ऑफ एंजाइटीज़ और फुल ऑफ एंजाइटीज़ विद
इंक्विजिटीज, कि उनको इंक्वायर करना रहता है, उनको देखना रहता है कि ये चीज़ कैसी है। तो ये जो बच्चे के अंदर ये रहता है ना कि कैसा लगता है, कैसा फील होता होगा, ये जो अर्ज होती है, उस अर्ज को इनिशियली तो वो एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देन वो जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट है वो धीरे धीरे किस तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ बन जाता है कि वो उसको एडिक्ट हो जाते हैं। सो दिस minor line between in experimenting a thing and that thing becoming a addiction, तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ में जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो एडोलेसेंस के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आएगी। नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ की बॉडी इमेज जो होता है, किसी भी बच्चे का बॉडी इमेज है उससे नर्वसनेस आ जाती है बच्चे को, इमेजिंग सेल्फ इमेज कैसा दिख रहा है, या फिर दोनों चीज़ें आएंगी इसमें कि मैं बहुत मोटा हूँ ऐसा लगने लगेगा बच्चे को, या फिर मैं बहुत पतली हूँ, या फिर इस टाइप के सिचुएशंस आ जाता है। तो ये सेल्फ जो इमेज होती है, अभी सोसाइटी से उनको इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना है, इंडिविजुअली सोसाइटी में सर्वाइव करना है, तो उनके लिए उनका जो बॉडी है वही एक इमेज होता है जो कि वो सराउंडिंग या फिर सोसाइटी को दर्शाते हैं। सो वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि उनको लगने लगता है दैट्स इट, अब मुझे तो जो मेरी बॉडी है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू मी, मेरी बॉडी मुझे सूट नहीं कर रही या फिर फिट नहीं हो रही, दे आर नॉट हैप्पी विद द वे दे लुक, दैट बिकम्स इनटू सच काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, जहाँ की एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा, ये सारी चीज़ें आ सकती है जो कि हम आगे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ये सारे आएंगे एडोलेसेंस में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हमने अभी तक देख लिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं चाइल्डहुड में या फिर इन्फेंसी में एंड देन एडोलेसेंस में। कुछ एक डिसऑर्डर्स का रूप ले लेते हैं, एक तो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक डिसऑर्डर्स होते हैं। सो प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ट्रीटेड एट दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट। देन अगर वो प्रॉब्लम्स एट दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट नहीं ट्रीट हुए, देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर्स जो है वो एक सिस्टम की तरह चलते हैं या फिर उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक साथ आके एक डिसऑर्डर को फॉर्म करती है। वो कुछ एक डिसऑर्डर्स जो हैं हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे बिहेवियर या फिर इमोशनल जो चेंजेस है या फिर बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, उनसे थोड़े बहुत रिलेटेड हैं। फर्स्ट इन दिस इज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जहाँ की एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सीवियर डिप्रेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लो मूड, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें एक्सेसिव जो दो एंड है पोल्स के, आइदर वेरी हैप्पी और वेरी सैड, नॉर्मल नहीं रहेगा बच्चा, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें कि हमने क्राइम्स वो सब देखे, कंडक्ट जो कि सोशल नॉर्म्स को ना फॉलो करने के कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कि हमने बुलिमिया या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी चीज़ें देखेंगे। सिजोफ्रेनिया, जो कि एक अलग स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है। ADHD और ऑटिज्म, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से, जो कि चाइल्डहुड से स्टार्ट होकर एडोलेसेंस तक जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसे एक नहीं है, हर एक चीज़ इंडिविजुअली डिस्कस की जाएगी जब हम साइकोलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे या फिर साइकेट्री रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफली क्या क्या होता है उसको हम एक बार पढ़ लेंगे। सो एंजाइटी रिलेटेड में फोबियाज आते हैं, कोई भी फोबिया मतलब डर, ठीक है। वेरियस फोबियाज, बहुत सारी चीज़ों का डर हो सकता है, अंधेरे का डर, किसी चीज़ का डर, या फिर सांप का डर, छिपकली का डर। सो दीज ऑल कैन वेरी, दी ऑब्जेक्ट्स कैन वेरी, बट डर या फिर फियर, वो फोबिया जो होता है दैट इज़ कंसिस्टेंट। तो फोबिया के भी वेरियस लेवल्स रहते हैं कि माइल्ड फोबिया है, मॉडरेट है, या फिर बहुत सीवियर फोबियाज हो गए हैं। तो ये फोबियाज जो है वो हाइट से रिलेटेड भी फोबिया हो सकता है, वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर से रिलेटेड भी फोबिया हो सकता है। उनमें एंड ऑफ लाइफ जैसी सिचुएशन आ जाती है, जब वो उस सिचुएशन में अगर रहे तो वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा डर हावी हो जाता है कि वो पैनिक में चले जाते हैं। सो पैनिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो कम इन सच फोबियाज। फोबियाज के आगे जो है वो पैनिक भी हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं ये। देन पैटर्न्स ऑफ एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी दैट कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी रिसेंट एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से मतलब इन ऐसी चीज़ों से डरना जो अनरियलिस्टिक है, मतलब कि समझ लो अगर किसी बच्चे को छिपकली से डर लगता है, सो ये कितना अनरियलिस्टिक है कि वो छिपकली आपके जान के लिए किस तरह से हानिकारक हो सकती है। इफ इट इज़ फार अवे, इट इज़ नॉट ऑन योर बॉडी, तो वो उससे डरने का क्या मतलब।
एंड इज सच स्मॉल क्रीचर। तो वो जो एक तो घिन आना छिपकली से, फिर डर लगने लग जाना, फिर फोबिया होना। फोबिया बहुत ही इंटेंस इमोशन को दर्शाता है, जिसमें डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस प्लेस से हिल ही नहीं पाते, या फिर उस रूम में, जिस रूम में छिपकली है उस रूम में जा ही नहीं पाते हैं। सेम चीज़ है बाकी चीज़ों से, जैसे हाइट का डर हो गया, वेरियस टाइप ऑफ फोबियाज होते हैं, तो वो बिल्कुल भी हाइट पे नहीं जा पाएंगे, उनको चक्कर आने लग जाएगा, इतना ज़्यादा डर हो जाता है। सो दैट इज़ फोबियाज। अनरियलिस्टिक होते हैं, वो इतना ज़्यादा डरने लग जाते हैं जो कि आपको रियलिस्टिक नहीं लगते। पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक मतलब अचानक से घबरा जाना, दैट इज़ पैनिक डिसऑर्डर्स। इसमें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, दैट इंक्लूड्स फिजिकल सिम्टम्स सच एज रैपिड हार्ट बीट और डिजीनेस। तो इसमें पैनिक में जैसे कि अचानक से कोई पैनिक सिचुएशन आ गई, तो उसमें दिल जो हार्ट बीट्स है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाना, या फिर आँखों के सामने अंधेरा छाना, ये सारी चीज़ें पैनिक अटैक्स में आती है। पैनिक में कोई भी चीज़ का सरप्राइज जो होता है ना, वो सरप्राइज को वो हैंडल नहीं कर पाते, देखिए पैनिक। तो इस तरह की सिचुएशन भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आती है। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, causes children to become trapped in a pattern of repeated same behaviors, मतलब repeated thoughts और behavior। इसमें एक ही चीज़ बार बार करने को इम्पल्स आ जाता है, या फिर कंपल्सिवली उसी चीज़ को बार बार करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आएगा। तो अगर हम नॉर्मली हाथ धोते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमने हाथ धोया एंड देन वंस वी आर डन वी आर ओके विद इट, हम अपना खाना खा सकते हैं, हम अपनी चीज़ें कर सकते हैं, देन अगेन हम हाथ धो लेते हैं, दैट्स इट। बट अगर ये OCD है या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, तो वो हाथ धोने का प्रक्रिया चलता ही रहता है। वॉश करेंगे अपने हैंड्स, फिर उनको पोंछ लेंगे किसी टॉवल से, देन अगेन देखेंगे, बोलेंगे मैंने टॉवल से पोंछा तो मेरे हाथों में अभी भी डर्ट है, देन अगेन फिर से हाथ धोएंगे, फिर वो नल बंद करेंगे, फिर सोचेंगे शायद नल पे कुछ तो कीटाणु था, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि मेरे हाथ को गंदा कर रहे हैं, नाउ मेरे हाथ वापस से धोने, देन अगेन फिर से हाथ धोएंगे, फिर हाथ धो के वो दरवाज़ा का हैंडल खोलेंगे, बाहर आएंगे, फिर सोचेंगे अरे दरवाजे का हैंडल मैंने हाथ से खोला, देन अगेन वो हाथ धोएंगे। सो दिस गोज ऑन, समझ लो कितना रिपीटेडली। सो 1 आवर 2 आवर्स तक भी ये हाथ धोते ही रहेंगे। सो एक एग्जाम्पल है हाथ धोने का। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, नीटनेस को लेके हो सकता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव की, एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ एक एंगल पे रखी हुई है तो उसको वो चीज़ वही एंगल पे होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस उसका बर्दाश्त नहीं होता। जब तक उस चीज़ को उसी एंगल पे ना कर दे तब तक वो अपने आप को उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये पैटर्न है जो फ्लैशबैक्स इनकलकेट करते हैं। जैसे कि हम कोई मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई सिमिलर सिचुएशन किसी के सामने आ रहा है तो उनको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि ऐसी चीज़ हुई थी, ऐसी दुर्घटना पहले भी हुई थी, दैट इज़ फ्लैशबैक्स। कि अगर कोई ट्रॉमा या फिर कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है, वो उस एक्सीडेंट को ऑब्जर्व किया है या फिर महसूस किया है, देन वो सिचुएशन हो गई पूरी, देन वो सिचुएशन जो है वो बैक ऑफ द माइंड में घर कर गई। देन अगर छोटा सा भी कोई कुछ चीज़ गिरने की भी आवाज़ आई, देन टू उनको फ्लैशबैक्स या फिर उनके मेमोरी में पीछे वापस से वही चीज़ें आने लग जाती हैं जो कि उस एक्सीडेंट के दौरान हुई। सो दोज आर फ्लैशबैक्स। तो बच्चा उस चीज़ में ट्रैप हो जाता है, जैसे कि उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वही सिम्टम्स उतना ही इंटेंस, उनको पेन होना या फिर उनको हार्ट बीट्स उतना ही इंटेंसली, पसीना आना, ये सारी चीज़ें वो वापस से होने लग जाती है। वो ही एंजाइटी वो वापस से फील करने लग जाता है। वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में एक्सीडेंट का जैसे हमने एग्जांपल लिया, वैसे ही एक एब्यूज़ का एग्जांपल है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो एब्यूज़, फिजिकली जिस बच्चे के साथ एब्यूज़ हुआ है वो बच्चा भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जबकि ट्रॉमा के बाद में, पोस्ट ट्रॉमेटिक उस सिचुएशन के बाद में भी उनको वही चीज़ें बार बार, छोटा सा चीज़ भी हो गया, समझ लो ग्लास से पानी भी नीचे गिर गया, देन टू वो इतने डर जाते हैं कि वो वापस से फ्लैशबैक्स वहीं उसी सिचुएशन पे या फिर उसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में आता है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये फ्यू एग्जाम्पल्स ब्रॉड क्राइटेरिया एंजाइटी में आएंगे और इनको हम क्या एडवाइस देंगे पेरेंट्स को या फिर किस तरह से इसको थोड़ा बहुत हम हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इसमें है टीम अप विद पेरेंट्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज। पेरेंट के साथ टीम अप करो क्योंकि विदाउट पेरेंट्स आप इस एंजाइटी डिसऑर्डर्स को नहीं हैंडल कर पाओगे।
देन इज एनकरेज कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स। तो बच्चे को एनकरेज कीजिए कि अगर वो अपने किसी भी चीज़ को कंप्लीट करेगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा, तो वो उस एंजाइटी से बाहर निकलने की सिचुएशन में आ जाएगा। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि जैसे समझ लो कोई एग्ज़ाम लिख रहा है, अगर एंजाइटी सिचुएशन वाला बच्चा है तो वो एग्ज़ाम में इतना एंशियस हो जाएगा कि मेरा पेपर नहीं ख़त्म होगा, इतने टाइम में नहीं ख़त्म होगा। सो उन बच्चों को आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए ताकि वो इस एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी अटैक या फिर जो पैनिक की अटैक है उस पर ना जाए। डेवलप एंड फॉलो रेगुलर क्लासरूम रूटीन, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। राइट शेड्यूल ऑन द बोर्ड सो दैट देयर इज़ नो सरप्राइजेस। तो हर एक चीज़ प्रॉपर फॉर्मेटिंग में कीजिए, शेड्यूल बनाइए, प्रोग्रामिंग कीजिए, उनके उस हिसाब से उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, हर चीज़ लिखिए बोर्ड पे। तो ये सारी फ्यू टिप्स हैं जिससे कि आप एंजाइटी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में क्या होगा कि मेजर लो मूड रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को लो मूड रहेगा। ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली फाउंड एक डिसऑर्डर है। ये किसी भी एज में हो सकता है, इट इज़ नॉट ओनली चिल्ड्रन और नॉट ओनली एडल्ट्स, ये किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। स्टडीज़ के हिसाब से एवरी 2 out of 100 चिल्ड्रन में हैव मेजर डिप्रेशन एंड 8 out of 100 एडोलेसेंट्स में भी अफेक्टेड। तो इतना ज़्यादा हो सकता है ये, जिसपे लो मूड रहना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं होना, खेलने में इंटरेस्ट नहीं होना, स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं होना, एक इतना ज़्यादा लो मूड रहने लग जाता है कि उनको लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको लगता है कि उनकी लाइफ इज़ नॉट वर्थ। तो इस तरह के सिम्टम्स आना, जैसे कि चिल्ड्रन ऑफन फील सैड, रोने लग जाएंगे, उदास रहेंगे, उनको लगेगा कि मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, ठीक है। लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्ले एक्टिविटीज़ एंड स्कूल वर्क, ना खेलने में उनका मूड रहेगा, इच्छा रहेगी, ना कोई स्कूल का होमवर्क करने में। चेंजेस इन एपेटाइट और स्लीपिंग पैटर्न्स, वेक फिजिकल कंप्लेंट्स, मतलब उनको चेंज होगा, भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी कभी, तो थोड़ी सी भूख से उनकी एपेटाइट फुल हो जाएगी। स्लीप, नींद नहीं आना या फिर पूरे दिन सोते ही रहना। बिलीव दे आर अगली, अनेबल टू डू एनीथिंग राइट और दैट द वर्ल्ड ऑफ देयर लाइफ इज होपलेस। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जो है, जैसे कि हमने कहा एंड रिजल्ट, वो धीरे धीरे उनको लगता है उनकी लाइफ ही होपलेस है, कोई लाइफ का मतलब ही नहीं रह जाता। ऑल ऑफ द सिम्टम्स कुड ईजिली लीड टू सुसाइड एज वेल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुसाइड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एंड डिप्रेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सुसाइड, क्योंकि वो उनका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वर्थलेसनेस, कि आई एम नॉट वर्थ इट, कि मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सिचुएशन कैन ऑल्सो लीड टू सुसाइड। तो सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन इन चाइल्डहुड इज ऑल्सो एज कॉमन एज सुसाइड इन एडल्टहुड, ठीक है, ड्यू टू डिप्रेशन। इसमें क्या एडवाइस होगी कि रिलेशनशिप ये डेवलप करो हर एक बच्चे से, ठीक है। डू नॉट बी क्रिटिकल, गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। जो टीम एनकरेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। मेक एडजस्टमेंट इन असाइनमेंट्स एंड टास्क व्हेन नेसेसरी। प्रोवाइड एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर डिप्रेशन का एक मेजर रीज़न होता है कि किसी को कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, जैसे मतलब मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम, तो वो एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा है, सो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस। तो उनको ऑप्शंस दो, एक में नहीं हुआ तो क्या हुआ, वी विल ट्राई समथिंग एल्स। सो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो देने रहते हैं। देन इज सीक एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम सपोर्ट पर्सनल इफ नेसेसरी, मतलब कि अगर पेरेंट्स ये सिचुएशन टैकल नहीं कर रहे, टीचर्स या कैरियर नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा हेल्प या फिर डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए इस तरह की सिचुएशन में। ब्रीफली बाइपोलर डिसऑर्डर भी देखेंगे हम। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब एग्जैगरेटेड मूड स्विंग्स, या तो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी। ये जो एग्जैगरेटेड है, दो एंड्स हैं, इसमें स्विंग करता रहता है बच्चा। कभी तो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, हर चीज़ पे उछलेगा, कूदेगा, खेलेगा, नाचेगा, देन वेरी नेक्स्ट मोमेंट बच्चा एकदम उदास हो जाएगा, ना तो उसको उछलना है, ना खेलना है, ना खाना है, ना देखना है, ना होमवर्क करना है। सो ये जो मूड स्विंग्स है दैट कम्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स। पीरियड्स ऑफ मॉडरेट मूड ऑकर्स इन बिटवीन दी एक्सट्रीम हाइज एंड लोज। ड्यूरिंग देयर हाई एक्सट्रीम स्टूडेंट्स में टॉक नॉन स्टॉप, need very little sleep and show unusually poor judgment। poor judgment मतलब जो दोनों मूड के बीच का सिचुएशन वो बहुत ही कम आता है, फेजिक होता है, एंड आइदर बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे, स्लो रहेंगे, उनको नींद नहीं आ रही है, आइदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, वो हर चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड।
ड्यूरिंग द लो एक्सट्रीम स्टूडेंट में अंडरगो सीवियर डिप्रेशन, जो लो मूड में डिप्रेशन होगा, ठीक है, इसमें क्या एडवाइस करोगे, मिनिमाइज सरप्राइजेस थ्रू आउट द डे, ठीक है, हर एक चीज़ को ऑर्डरली फॉर्म में कीजिए, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड कायर्स इन द क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो उनको टीचिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो कि इस चीज़ को क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन और कायर्स को अवॉइड करके इस चीज़ को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। कीप वैरायटी इन द लेसन्स, हेल्प ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करो, क्योंकि उनका मेजर रीज़न यही रहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये जो कर सकते हो, दैट एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउ ब्रेक्स व्हेन नीडेड, जब भी चाहिए रहते हैं तब ब्रेक्स तो उनको। गिव परमिशन टू गो सी अ काउंसलर व्हेन एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्टी। तो इस तरह की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही नेसेसरी डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। कंडक्ट डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसेस इसी के अंडर आती है। द ऑफेंसेस स्टूडेंट्स कमिट अराउंड द डिसऑर्डर ऑफन ग्रो मोर सीरियस ओवर टाइम। दीज ऑफेंसेस इंक्लूड लाइंग, जैसे कि झूठ बोलना, ठीक है, थेफ्ट, एग्रेशन, ट्राउंसी। ट्राउंसी मतलब स्कूल बंक करना विदाउट एनी वैलिड रीजन, बंक करना मतलब स्कूल ना जाना, ठीक है, घर से तो निकल जाते हैं बट स्कूल नहीं पहुंचते। सेटिंग ऑफ फायर, बिना वजह के हर चीज़ में आग लगाना, जैसे कचरा हो गया उसको आग लगा दी, पेपर्स फाड़ कर पाइलअप किए उसको आग लगा दी बेवजह। एंड वैंडलिज्म, वैंडलिज्म मतलब कोई चीज़ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना इज वैंडलिज्म, ये भी कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है। स्टूडेंट्स हैव लिटिल कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते ये लोग। द रिपीटेडली वॉयलेट एंड बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स एंड द रूल्स ऑफ सोसाइटी, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि वो लोग सोसाइटी का जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करते और दूसरों के राइट्स या दूसरों के भी अधिकार है, ठीक है, वो लोग उनको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार हैं, मुझे ये करना है मैं करूँगा, मुझे तोड़ना है, मुझे गुस्सा आ रहा है मैं तोड़ूंगा, बट वो जिसका आप तोड़ रहे हो उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसके भी तो कुछ अधिकार होंगे एज एन इंडिविजुअल, ये चीज़ उनको नहीं समझ में आती, सोसाइटी के रूल्स नहीं फॉलो कर सकते वो लोग। दे एक्ट आउट ऑफ देयर फीलिंग्स और इम्पल्सेस इन डिस्ट्रक्टिव वेज, वो खुद के फीलिंग्स के हिसाब से एक्ट करते हैं और वो एक्शन जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है। इसमें क्या एडवाइस दे सकते हो आप, अवॉइड गिविंग अल्टीमेटम्स, यूज ऑप्शंस इंस्टेड। अब बच्चे को अल्टीमेटम मत दो, ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करोगे, ऐसे अल्टीमेटम्स मत दो, उनको ऑप्शंस दो कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑब्जेक्ट और इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट आप वो चीज़ दूसरे वे में, या फिर आपका जो गुस्सा है वो दूसरे वे में भी निकाल सकते हो, आप पेंट कर सकते हो, आप कोई पोएम लिख सकते हो, या फिर आपके फीलिंग्स जो है वो राइट डाउन कीजिए, इस तरह के ऑप्शंस दीजिए। डू नॉट टच द स्टूडेंट, मतलब उनको, क्योंकि कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसे कि समझ लो चोरी, तो सबसे पहला क्या रिएक्शन होता है, इसको मार दिया बच्चे को, नहीं, बच्चे को मारना इस तरह की सिचुएशंस में ये बहुत ही नेगेटिव जाता है। कंसिडर अ वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जहाँ की बच्चे को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझा के रखो या फिर उसका टाइम जो है वो उसमें ऑक्यूपाई कीजिए। डेवलप अ प्लान अहेड ऑफ टाइम इन केस ऑफ रेंजफुल एक्सपीरियंसेस, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके ही रखिए। डोंट कैरी अ ग्रज अगेंस्ट द स्टूडेंट, बी एबल टू स्टार्ट ओवर, मतलब किसी के लिए अपने मन में, जैसे अगर समझ लो किसी बच्चे ने कुछ वैंडलिज्म का एक्ट किया, मतलब या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वो चीज़ को आपने उसको समझा दिया, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसको सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश की, बट वो चीज़ को आप उसके प्रति नफरत की भावना ना रखें, उस चीज़ के ऊपर आए और आगे बढ़िए। सिलेक्ट मटेरियल्स दैट आर रिलेवेंट टू देयर लाइफ्स, मतलब उनकी लाइफ के हिसाब से उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चे को बॉडी शेमिंग होने लग जाती है, इसमें दो मेजर इसमें आता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो खाएंगे ही नहीं, ये यूजुअली बच्चे से ज़्यादा एडल्टहुड में ज़्यादा होता है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो खाएंगे ही नहीं, अवॉइड करेंगे खाना, मुझे भूख ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। डाइटिंग, फास्टिंग तो खाएंगे ही नहीं, इतने ज़्यादा डाइटिंग या फिर एनोरेक्सिया इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मसल वेस्टिंग होने लग जाएगी। बुलिमिया नर्वोसा में है कि वो बिंज ईटिंग करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं, देन उनको लगता है कि अरे मैं तो बहुत मोटा हो गया, फिर वो उंगली डाल के उनको पूरा उल्टी करके आएंगे।
सो दैट इज बिंज ईटिंग इन बुलिमिया नर्वोसा, उसमें उल्टी करके जानबूझ के उल्टी करके निकाल के आएंगे पूरा। सो दिस इज द डिफरेंस, मेजर है ये दो, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। इसमें क्या साइंस आपको दिखाई देंगे, इसमें होगा इम्पल्स, फोकस ऑन हेल्थ, हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशन। वो हमेशा न्यूट्रिशन, फूड और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ध्यान देंगे कि किसमें कितने कैलोरीज है, ये इस तरह की बातें करेंगे। अवॉइडिंग फैट एंड बीइंग एक्सट्रीमली पिकी इन दी फूड ही और शी ईट्स, स्टार्टिंग डाइट्स टू लूज वेट और बिकम हेल्दियर, स्किपिंग मील्स जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के हिसाब से आएगा, लाइंग अबाउट द फूड्स दे हैव ईटन एंड हाउ मच दे हैव ईटन, मतलब वो प्रॉपरली बताएंगे नहीं, अगर आप पूछोगे कि कितना खा के आया तो झूठ बोलेंगे उस बारे में कि मैंने नहीं खाया। वरिंग अबाउट देयर वेट और बीइंग डिससैटिस्फाइड विथ हाउ दे लुक, उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, या फिर मोटे या फिर ज़्यादा पतले। सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। डिजीनेस एंड फेंटिंग, क्योंकि देखो एनोरेक्सिया में खाएंगे नहीं, बुलिमिया में खाएंगे बट उल्टी कर देंगे, न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा ना, इस वजह से डिजीनेस और फेंटिंग, कमजोरी आना। बीइंग कोल्ड ऑल द टाइम बिकॉज इतनी एनर्जी नहीं है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हैविंग कॉन्स्टेंट स्टमक प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक फोर्सफुल एक्ट है जो कि आप कर रहे हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स जो है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे। इसमें एडवाइस क्या दोगे कि अवॉइड नेगेटिव अटेंशन टू देयर वेट, उनको बॉडी शेमिंग से आप बचाओ। बॉडी इमेज और ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको नेगेटिव अटेंशन ना दिया जाए उनकी बॉडी पे। हेल्प द स्टूडेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, उनको हेल्प कीजिए कि इस तरह से नहीं होता है, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। बी फ्लेक्सिबल विथ टेस्ट एंड क्लासरूम असाइनमेंट्स, एनकरेज अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, नेवर फोर्स अ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप एक्टिविटी, तो फोर्स मत कीजिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि डांसिंग है या फिर कोई अदर एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज शिजोफ्रेनिया, इसमें शिजोफ्रेनिया इज अ डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पे हेलुसिनेशन होना, विड्रॉल होना, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। शिजोफ्रेनिया एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट कुछ एक सिम्टम्स जो है इनके ये एडल्टहुड में या फिर चाइल्ड में भी पाए जाते हैं। डिल्यूजन या फिर डिसऑर्डर थॉट्स होना, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स कंप्लीटिंग टास्क, किसी भी चीज़ को टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या फिर डिप्रेशन होना, ये सारे शिजोफ्रेनिया में आते हैं। ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो है जिसमें कि हेलुसिनेशन या फिर ये जो दूसरी दुनिया में ही रहने लगते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, उनको दिखाई देती हैं ऐसी चीज़ें जो कि नहीं है। ये इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स और वैराइटीज़ मिलेंगे, अब हम सिर्फ जिस्ट में रिवाइज कर रहे हैं ना। एडवाइस में ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस, ट्राई टू अवॉइड सेंसरी ओवरलोड, मतलब उनको कोई भी चीज़ का ओवरलोड मत दीजिए। गिव शॉर्ट कंसाइज डायरेक्शन, शॉर्ट में हर चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, छोटे छोटे डायरेक्शंस दीजिए उनको। नेगोशिएट अटेंडेंस इफ नेसेसरी, अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स, अलाउ ब्रेक्स, बी एक्सेप्टिंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग, एक्सेप्टिंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिजोफ्रेनिया से भी और बाकी सारे डिसऑर्डर्स के भी। नेक्स्ट इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ADHD, जो कि एक अलग स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अटेंशन स्पैन जो होता है वो बच्चे का बहुत कम होता है, किसी चीज़ को अटेंशन नहीं दे पाता, इस वजह से जंबल अप कर देता है। और हाइपर एक्टिविटी की हर चीज़ को ख़त्म एंड तक पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है, ये लोग है ना रो को नहीं फॉलो कर पाते, इस तरह की सिचुएशंस होता है ADHD में। प्रेजेंटेशंस कैसे हो सकता है, या तो सिर्फ इनअटेंटिव रहेगा जहाँ की अटेंशन नहीं दे पा रहा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कोई चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पा रहा, या फिर हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्स होना, जैसे कि अगर कोई चीज़ या फिर लेक्चर सुन रहे हैं तो बेंच को टैप करना, पैर को हिलाना, वो चीज़ के एंड तक नहीं पहुंच सकते, हर चीज़ को रश करते हैं। जैसे कि समझ लो आपको कॉलम्स है, 10 टिक करने हैं, वो टिक नहीं कर 10 नहीं टिक करेंगे, एक ही बड़ा सा टिक करेंगे। एक लाइन है, वो लाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ की लाइन है टिकट खरीदने के लिए, उनको सबसे पहले आगे पहुंचना है, तो वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाई दिखाएंगे। इसी हड़बड़ाई में वो रैश डिसीजंस लेते हैं, या फिर ऐसे डिसीजन जो सोचे समझे नहीं होते। इसीलिए इनको ड्राइविंग जो है ये बहुत ही बोलते हैं ना इम्पल्सिव होता है, इनके लिए ड्राइविंग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन, स्पीड का डिसीजन ये सब नहीं ले पाते। और एक प्रेजेंट होता है जिसपे कंबाइंड होता है, जिसमें अटेंशन जो होता है डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी दोनों साथ में होती है, कि अटेंशन भी नहीं दे पा रहा और
हाइपर एक्टिविटी है, दैट इज फुल AD। इसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जबकि बच्चा इजीली बोर हो जाता है, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, एक चीज़ को ज़्यादा अटेंशन नहीं फॉलो कर सकता, उसकी टॉलरेंस कम होती है, उसकी एंगर ज़्यादा होता है, इमोशनल स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाता टास्क को। जैसे कि अगर खाना भी खाना है तो उसको एकदम हैपहज़ार्ड वे में खाएगा, और अगर यूरिन या टॉयलेट को जाता है तो भी इम्पेशेंट होता है, उसको जल्दी से हड़बड़ाहट में जाना पड़ता है, कोई भी चीज़ में स्टेबल नहीं होता, हर चीज़ घुमाता है। ये चीज़ें बच्चे स्कूल में ज़्यादा रबर घुमाते हैं, ज़्यादा शार्पनर वगैरह घुमाते हैं, बिकॉज वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते, ध्यान नहीं रख पाते किसी चीज़ का। इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, वो ठीक से बैठना, एक जगह पे बैठना, चुपचाप से सुनना, इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते। स्टेजेस आते हैं ADHD के प्रोग्राम में, मतलब ट्रीटमेंट प्रोग्राम में। इस पर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें ब्रेन को ऑप्टिमाइज करना है आपको विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। कॉग्निटिव एनहांसमेंट प्रोग्राम होता है, जिसमें कि बच्चे का अटेंशन एफिशिएंसी जो होता है वो बढ़ाना रहता है। फिर साइकोथेरेपी होता है, जिसमें मूड या फिर रेजिलेंस उसको थेरेपी दी जाती है। और बिहेवियरल प्रोग्राम में पेरेंट, स्कूल और केयर गिवर, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स ने क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए ADHD में, कि पॉजिटिव अटेंशन जो मॉड्यूल है, पॉजिटिव अटेंशन दीजिए, उनको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली दीजिए, एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन, ऐसे नहीं जाओ होमवर्क कर लो, नहीं, बुक खोलो, पेंसिल लो, ए लिखो, इस तरह के इंस्ट्रक्शन, एक एक इंस्ट्रक्शंस, उसके हर एफर्ट्स को प्रेज कीजिए कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, इससे भी ज़्यादा अच्छा ऐसे हो सकता है, इस तरह के फीडबैक्स दीजिए उनको रिवॉर्ड पैटर्न बहुत पसंद है, उनको हर चीज़ के बाद रिवॉर्ड दोगे तो वो और ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उनको अवेयर कीजिए। नेक्स्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत ADHD दिखाई देगा, थोड़ा बहुत डिप्रेसिव दिखाई देगा, बट ऑटिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं रह सकते, इवन वो खुद के पेरेंट्स से भी इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। वो किसी गेम्स को या फिर किसी चीज़ों के साथ खेलना, ये खेलने का जो नज़रिया है बाकियों का, उनसे इनका नज़रिया बिल्कुल अलग रहेगा। यूजुअली अकेले खेलेंगे, अगर बच्चों में इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखोगे तो फिर वो उनके आई कांटेक्ट जो है, इनिशियल अगर आप साइंस एंड सिम्टम्स देखने जाओगे तो वो आई कांटेक्ट या फिर सोशल स्माइल जो है वो डिले होगी उनमें, या फिर डेवलप नहीं कर पाते। कूइंग, स्माइलिंग, वेविंग, बाय बाय, इस तरह की चीज़ें उनमें डेवलप नहीं होती। बहुत सारे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पर वो जो डिस्ट्रैक्टेड चीज़ें होती है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, जैसे कि वो फूल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो किसी क्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है। तो इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। लिमिटेड इंटरेक्शन होगा केयर गिवर से, वो हग करना, गले लगना, प्यार करना, पैम्परिंग करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, अकेले खेलेंगे, अकेले रहेंगे। इनके लेवल्स होते हैं ऑटिज्म के, 3 लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल में जब बच्चों को कुछ एक सपोर्ट रिक्वायर होता है कि वो सोसाइटी से घुल मिल नहीं पाते, तो उनको सपोर्ट चाहिए रहता है। लेवल 2 में ज़्यादा सपोर्ट रहता है, अब वो अपने पीयर ग्रुप से बहुत ही अलग होने लगेंगे और वो अपने ही में ही मस्त है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, सो दे आर इनटू देयर ओन वर्ल्ड। तीसरे स्टेज में तो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल सपोर्ट लगने लग जाता है, क्योंकि वो डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जब उनको वो फील ही नहीं आता है, या फिर उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके दूसरे ग्रुप से वो इतने खुश क्यों है और मैं इतना खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर वो जो खेल रहे हैं वो मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह के जो लेवल्स हैं वो आपको ऑटिज्म में दिखेंगे। ट्रीटमेंट प्लान में भी काफ़ी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल ट्रेनिंग होगा या फिर मैनेजमेंट होगा, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन या फिर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA जैसी चीज़ें होंगी। देन एजुकेशन ऑफ ऑटिस्ट एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, इस तरह की चीज़ें होंगी। देन स्पेशलाइज्ड थेरेपी जैसे कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, और तीसरा है कम्युनिटी सपोर्ट एंड पेरेंट ट्रेनिंग। इसमें आपको पेरेंट्स को ट्रेन करना है ताकि उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलता रहे। एंड मेडिसिन जैसे कि एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर के लिए इनको मेडिकेशन दी जाती है। तो आज हमने इन शॉर्ट बहुत सारे मूड्स, बहुत सारे बिहेवियर्स और बहुत सारे इमोशनल वैराइटीज़ को देखा, समझा, जाना।
इन शॉर्ट में हमने डिसऑर्डर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो ये एक वैरायटी है जिसमें आपको अलग अलग, जैसे कि इन्फेंसी में हमने देखा अलग बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं या फिर डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो फेस कर सकते हैं बच्चे। चाइल्डहुड में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे जिसको फेस करना पड़ेगा, जिसमें हमने टेम्पर टेंट्रम्स, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जैसी चीज़ें पढ़ी। देन एडल्टहुड में जिसमें हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग फेज़ में क्या क्या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। हर एक में जो डिसऑर्डर्स आएंगे उसको डिटेल में हम आगे अलग चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।